इंसानों के नाम अफजार रेहान, एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा। पाकिस्तान में ये अमर खुश आइंद ही कहा जाएगा कि 2018 की असम्बली अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने के बाद तहलील हो गई। यूं नून लीग की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत भी फारग हो गई। इससे पहले इसी असम्बली की मुंतखब करदा PTI हुकूमत पिछले 10 अप्रैल 2022 में हटा दी गई। वो भी तमाम तर मनफी प्रोपेगंडे के बावजूद बहरहाल एक आईनी इकदाम ही था, जिसके खिलाफ PTI चेयरमैन ने मुनाफत का एक तूफान उठाए रखा। अमेरिका से लेकर मोहसिन नकवी तक बशमूल जनरल बाजवा किस किस पर इल्जामात की बुछाड़ नहीं की। हम मान लेते हैं कि जनरल बाजवा या एजेंसियों ने सब कुछ किया या करवाया, लेकिन जो तरीकेकार अख्तियार किया गया इस पर उंगली आखिर कैसे उठाएं। 30 मार्खा की अपनी पार्टी के लोग उन्हें छोड़ गए, इनके इत्तेहादियों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। ऐसी सूरत में दूसरों पर इल्जामात धरने की बजाय गिरेबान में मुंह डालते हुए उन्हें खुद को कोसना चाहिए था कि वो अपनी पार्टी के मुंतखब मेंबरान असम्बली का एतमाद क्यों गंवा बैठे। इस शख्स में अगर कुछ भी सियासी सलाहियत या विजडम होती तो फौरी तौर पर अपने नाराज साथियों की शिकायत दूर करते हुए उन्हें मुतमिन करता, हिकमत के साथ उन्हें अपने साथ जोड़ता। उल्टे इसने इन पर करप्शन के घटिया इल्जामात आयद करते हुए मुनाफरत को मजीद बढ़ावा दिया। इसके बिलमुकाबल हम 2017 में नवाज शरीफ के हटाए जाने को मुलाजा करते हैं तो तस्वीर का रुख इसके कतई बरक्स बदतरीन दिखता है। नवाज शरीफ का तो कोई मेंबर असम्बली नहीं टूटा था, क्या इन पर ताकतवरों की काफिशें नहीं हुई होंगी? मगर इनकी पार्टी के मेंबरान असम्बली समेत इत्तेहादी भी पूरी इस्तकामत के साथ आखिरी वक्त तक इनकी में बुनियादी महसूस बने पाए गए। ताकतवरों ने गैर आईनी हथकंडे इस्तेमाल करते हुए गलीज करैक्टर जज की निगरानी में इन पर ऐसे मुकदमात बनाए जिनका कोई जवाब न बनता था। अंधों को भी नजर आ रहा था कि ये क्या खेल खेला जा रहा है और क्यों कर कानून और इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस वक्त इस तालिबान खान की अप्रोच क्या थी? इसने चापलूस और कठपुतली बनकर कौन कौन सा ड्रामा है जो नहीं रचाया। 2022 में नून लीग की क़यादत अगर सियासी बालग नजरी का मुजाहरा करती तो कभी इस्तबाह हाल मईशत और अब तक सियासी सूरत हाल में इक़्तिदार के सिंहासन पर विराजमान होने की कोशिश न करती। बदले हुए हालात से फायदा उठाने की बेहतरीन सूरत यही थी कि ये लोग खुद हुक्मरानी में शामिल होकर कोयलों की दलाली में मुंह काला करने की बजाय दीगर अपोजिशन या इत्तेहादियों को आगे करते और खुद पीछे रहकर उन्हें सहारा दिए रखते। इसका फायदा ये होता कि आज इनकी मकबूलियत नवाज शरीफ दौर की तरह बुलंदियों पर होती, मगर शहबाज शरीफ ने चापलूसी और कठपुतली बनकर गिरावट की वो हदें भी पार कर दी जिनमें अबुल कासम से कुछ कमी रह गई थी। इसका नतीजा ये निकला कि हमारे दो बालग नजर सियासतदानों मोहतरमा बेनजीर और मियां नवाज शरीफ ने दहाइयों की मेहनत से सिविलियन सुप्रीमेसी जिस कदर मनवाई हासिल की थी वो सारी बर्बाद होकर रह गई। और आज इन 2-3 बड़े चापलूसों ने कठपुतली का रोल इस कमजोरी से निभाया है कि इस वक्त सिविलियन सुप्रीमेसी नामी कोई चीज बची ही नहीं। आज छोटे बड़े तमाम मामलात और अहम फैसले कुली तौर पर ताकतवरों की मुट्ठी में जा चुके हैं। यूं हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि आने वाले बरसों में सियासी कामयाबी के लिए मुकाबला इस अमर में होगा कि कौन कितना बड़ा चापलूस और खुशामदी बनने के लिए तैयार और आमादा होता है। अगर किसी को शक है तो वो निगरानी के लिए आने वाले वज़ीर-ए-आज़म काकड़ का शान नज़ूल भी मुलाजा फरमा ले और सबकदोश होने वाले बुलंद परवाज चापलूस के आखिरी बयानात भी सुन ले। फारग होते हुए छोटे मियाँ फखरिया कौम को ये बता रहे हैं कि मैं तो 30 बरसों से एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा रहा हूँ और मुझे इस पर फख्र है। मैंने चापलूस बनकर इनकी जो खिदमत की है इससे ये उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा भी वो मुझे खिदमत के ऐसे मौक़ों से नवाजेंगे। आईनी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत एक अवामी और कौमी कायद की होती है जिसका वकारो एहतराम हर ताकतवर से ताकतवर उहदेदार और अदारे या महकमे पर लाजम है। मगर मौसूफ उल्टी गंगा बहाते हुए हर लम्हा ताकतवरों की कसीदा नवाई करते पाए गए, गोया वो तो पैदा ही यही खुशामदी ख्वासनामा लेकर हुए थे। जब मीडिया वालों की तरफ से इस नौ का सवाल उठाया जाता है कि आप क्यों हम्मा वक्त ताकतवरों के गुन गाने और कसीदे पढ़ने में रतबुल लिसान रहते हैं, तो जवाब मिलता है इसमें हरज ही क्या है। बुलंद परवाज साहब, इसमें यह हरज है कि इससे वजारत उज़्मा का बावकार उहदा बेतुकीर होता है। 25 करोड़ अवाम की आन बूटों तले दब जाती है, आइनो जमहूरियत की सांसें उखड़ने लगती हैं। ताकतवर खुद को आका वासराय समझते हुए कौम की गर्दों पर सवार हो जाते हैं और नफसियाती तौर पर सियासतदानों को कमतरो हकीर ख्याल करने लगते हैं। सिविलियन बालादस्ती का ख्वाब चिकनाचूर हो जाता है, वो माशाल्लाह लगाए बगैर माशाल्लाह के मजे लूट रहे होते हैं। चापलूस आजम साहब, आपके भाई ने इतने तवील बरसों से सिविलियन बालादस्ती के लिए जो कुर्बानियां दी थी, आपने 16 माह के ठाट बाट और आनियों जानियों की जारी चमक दमक के लिए सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। क्या ये हकीकत नहीं है
है कि 2017 में अगर नवाज शरीफ समझौता करता और जनरल रहील को एक्सटेंशन दे देता तो उसकी वजारत उज़्मा कम अज कम आप जैसी वजारत उज़्मा से कहीं बेहतर हालत में मौजूद होती। 3 मरतबा मुंतखब होने वाले चट्टान जैसे मजबूत एसाब और अरादों के मालिक नवाज शरीफ को इतना नुकसान रहील, बाजवा, साकब, खोसा या 30 मारखा ने नहीं पहुंचाया होगा जितना आपने भाई भाई के खेल में पहुंचा दिया है। और रहती कसर इंशाल्लाह आपकी लाडली भतीजी अपनी अकड़फू और कपड़ों की नुमूद और नुमाइश में पहुंचा कर छोड़ेगी। अगर आपने चापलूसी की गर्दानें अलापने की बजाय वज़ारत उज़्मा के वकार का कुछ ख्याल रखा होता तो आप इत्तेहादियों को एतमाद में लेते हुए निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इशू पर स्टैंड ले सकते थे। राजा रियाज फैसलाबाद के किस बाग की मूली है, वो बेचारा तो नून लीग के टिकट का उम्मीदवार बनकर हाथ बांधे खड़ा था। जब आप खुद गिरे पड़े थे तो वो कैसे नजरें उठाने की जुर्रत कर सकता था। कहीं बेहतर था कि परवेज रशीद या फरतुल्लाह बाबर में से किसी पर इत्तफाक कर लिया जाता। अगर बलूचिस्तान की मजबूरी बन गई थी तो बाप की बजाय अख्तर मैंगल जैसे अताउल्लाह मैंगल के बेटे से मुशावरत की जा सकती थी। अगर आप कतई आईनी इशू पर स्टैंड लेने की बजाय ढेर हुए हैं तो फिर आंखों का तारा बनने पर फख्र की बजाय शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए।